हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत। आज हम एक हिस्ट्री का एक टॉपिक लेंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। अब देखो, जो औद्योगिक क्रांति थी यूरोप में औद्योगिक क्रांति, इसके पहले फैक्ट जान लेते हैं, थोड़े महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि अपन याद करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके कारण है, प्रभाव है, वो देखते हैं। देखो, जो 18वीं सदी थी, जो शताब्दी थी, उसमें जो इंग्लैंड था, उसमें औद्योगिक क्रांति का पहली बार प्रयोग हुआ था, और वो प्रयोग किया था फ्रांस के लुई ब्लॉक ने। ये याद रखना, बात इंपॉर्टेंट है कि जो इंग्लैंड में फ्रांस के लुई ब्लॉक ने सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का प्रयोग किया था। लेकिन यह औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से इसका मतलब नहीं था। और फिर क्या हुआ था, 1837 में ये बात की थी, 1837 में। फिर 1884 सन याद रखना, 1884 में अर्नोल्ड टॉयनबी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अर्नोल्ड टॉयनबी ने पहली बार यूरोप की औद्योगिक क्रांति के संबंध में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द नाम दिया। क्या दिया? देखो, फ्रांस के लुई ब्लॉक 1837 में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का प्रयोग फ्रांस के लुई ब्लॉक ने इंग्लैंड में, और फिर 1884 में अर्नोल्ड टॉयनबी ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नाम दिया औद्योगिक क्रांति को इंग्लैंड की। फिर इसी अर्नोल्ड टॉयनबी ने एक अपना जो आख्यान होता है, उस आख्यान में अ लेक्चर ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन in India, in England, sorry, in England, 1884 में अर्नोल्ड टॉयनबी ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द दिया, और उसके बाद एक अपने आख्यान में अ लेक्चर ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, इसने पहली बार जो संपूर्ण विश्व के सामने जो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का जो प्रकाश में लाने का कार्य किया था, वो किया था अर्नोल्ड टॉयनबी ने इस लेक्चर ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड अपने आख्यान के थ्रू। आगे अपन बात करते हैं कि ये होता क्या है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? हम औद्योगिक क्रांति जान पढ़ते हैं, लेकिन औद्योगिक क्रांति का मतलब भी तो जानना जरूरी होता है। औद्योगिक क्रांति होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो अभी हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, आशय क्या है। देखो, ये एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था होती है, औद्योगिक क्रांति एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जो क्या करती है, जिसमें जो परंपरागत तरीके होते हैं, ठीक है, कम उत्पादन होता है और विकास की जो अवस्था वो शून्य होती है, इन सभी चीज़ों को, यानी कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में आर्थिक व्यवस्था और परंपरागत तरीके, कम उत्पादन, विकास की शून्य अवस्था, इन सभी चीज़ों से जब विकास होता है तो वही चीज़ें आगे जो आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों में बदल जाती है। ठीक है, अपन लिख सकते हैं आधुनिक वैज्ञानिक तरीके और अधिक से अधिक उत्पादन। वहाँ उत्पादन कम था और यहाँ उत्पादन कैसा है?
अधिक से अधिक उत्पादन, ठीक है। और विकास की चरम अवस्था, विकास की कैसी अवस्था? चरम। फिर से अपन परिभाषा देखते हैं कि आर्थिक व्यवस्था, परंपरागत तरीके, कम उत्पादन, विकास की शून्य अवस्था, इनसे आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके, इनसे यानी कि इनकी तुलना हो रही है कि इन सभी से अब जब आधुनिक वैज्ञानिक तरीके हैं, उत्पादन में वृद्धि है और विकास की चरम अवस्था तक पहुंचा जाए, यही जो आर्थिक व्यवस्था है, यही क्या कहलाती है? औद्योगिक क्रांति कहलाती है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि जो एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था होती है जिसमें परंपरागत तरीकों, कम उत्पादन, विकास की शून्य अवस्था से आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीकों, अधिक से अधिक उत्पादन एवं विकास की चरम अवस्था तक पहुंचा जाए, यही अपन की औद्योगिक क्रांति होती है। अब अपन जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति में कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसी औद्योगिक क्रांति है, सबसे पहले क्या है वो जानते हैं थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई थी। अपन जानते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई थी 1750 में। 1750 से 1830 तक चली है, यानी कि 50 और 30, 50 ये 30 ये 80 साल तक चली थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड के बाद आया था बेल्जियम, और बेल्जियम में ये चली थी 1830 से 1850, यानी कि 20 साल तक ये बेल्जियम में चली। उसके बाद जर्मनी से 1850 से 1914 ये जर्मनी में चली, और फिर आई थी आपकी अमेरिका में, जो 1914 से वर्तमान तक इसकी क्रांति चल ही रही है। ये इसका थोड़ा बैकग्राउंड है कि इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति 1750 से 1830, फिर बेल्जियम में आई थी 1830 से 1850, और फिर जर्मनी में आई थी 1850 से 1914, और अब अमेरिका में चल रही है 1914 से लेकर वर्तमान तक। ये हो गया इसका थोड़ा औद्योगिक क्रांति का बैकग्राउंड। अब जानते हैं औद्योगिक क्रांति क्यों हुई थी, इसके क्या कारण रहे थे, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इसके कुछ कारण और परिणाम अपन देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा कि औद्योगिक क्रांति का कारण। अब इसके जो कारण की बात करें तो मैं आप पहले हेडिंग लगा देता हूं कि एक तो था पुनर्जागरण। यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, उस पुनर्जागरण के कारण। फिर दूसरा आता है आपका जो यूरोप पर भौगोलिक खोजें हुई थी नई नई, यही कारण रहा है। और तीसरा था आपका कि जनसंख्या में वृद्धि। ये कैसे जनसंख्या में वृद्धि, पहले अपन पॉइंट डालते हैं फिर सभी को समझेंगे। जनसंख्या में वृद्धि, और फिर आता है जीवन स्तर में वृद्धि। जीवन स्तर में वृद्धि, और फिर अपने शिक्षा का विकास। पहले 5 पॉइंट देखते हैं। पहले अपन देखें पुनर्जागरण। पुनर्जागरण कैसे प्रभावित किया, पुनर्जागरण के कारण किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला, वो अपन देखते हैं। गाइस देखो, पुनर्जागरण के बाद, यानी कि जब पुनर्जागरण के कारण यहाँ के जो लोग थे वो धर्म, पहले जो धर्म पर आधारित थे, अब धर्म से विज्ञान की ओर अग्रसर होने लगे। यानी कि जो उनका कैरेक्टर था वो रूढ़िवादी से अब परंपरा आधुनिकवादी की ओर जाने लगा। धर्म से लोग विज्ञान की ओर आने लगे, एवं अब लोगों का रुझान, जो उन लोगों का इंटरेस्ट था, वो अब परलोक की बजाय इलोक की ओर होने लगा। पुनर्जागरण के कारण लोगों का रुझान धर्म से विज्ञान, परलोक से इलोक की ओर होने लगा। और इसके परिणाम स्वरूप जब भौतिकवादी दृष्टिकोण का प्रचार होने लगा। और भौतिकवादी दृष्टिकोण जब फैला, जिसका विकास हुआ, जिसके चलते बाजार में भौतिक वस्तुओं की मांग बढ़ी। इस मांग को पूरा करने के लिए नए नए आविष्कार हुए, ठीक है, और नए नए उद्योग स्थापित हुए, जो औद्योगिक क्रांति के कारण बने। पहला पुनर्जागरण अपन ने देखा, लोग धर्म से विज्ञान की ओर बढ़ने लगे,
परलोक से ईलोक की उनके चिंतन बढ़ने लगी और भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। इसके चलते इसके चलते भौतिक वस्तुओं की मांग बढ़ी और इस मांग को पूरा करने के लिए नवीन आविष्कार हुए, नए उद्योग स्थापित हुए, जो औद्योगिक क्रांति के क्या बने कारण। पहला कारण हो गया अपन का पुनर्जागरण, आप सभी समझ गए होंगे शायद। फिर है भौगोलिक खोजें, यानी कि यूरोप में भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार से अपने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया, वो अपन देखते हैं। अब देखो, यूरोप में नवीन भौगोलिक खोजों के कारण जो यूरोपियन देशों के जो आवश्यक संसाधन थे, कच्चा माल, यानी कि भौगोलिक अगर खोजें होगी तो कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा। तो जब कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होने लगा, साथ ही विनिर्मित माल, जो निर्मित माल होता है, उनको पुनः बेचने के लिए नवीन क्षेत्र भी उपलब्ध हो गए। कच्चा माल आसानी से प्राप्त हुआ और कच्चे माल से जब विनिर्मित जो नया माल बनाया गया, वो माल भी आसानी से किसी क्षेत्र में बेचा जाने लगा, यानी कि नवीन उसमें क्षेत्रों का विकास हुआ, तो उपलब्ध हो गए। इन क्षेत्रों से प्राप्त कच्चे माल के कारण इंग्लैंड में कई उद्योगों की स्थापना हुई, जो कच्चे माल से विनिर्मित माल बना, और इस नवीन औद्योगिकरण से यूरोप में उद्योगों की स्थापना हुई, जिससे औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। दूसरा भी आपने समझ गए होंगे। तीसरा अपन देखते हैं जनसंख्या में वृद्धि किस प्रकार से इसको प्रभावित किया। यूरोप की जनसंख्या में एकदम वो अपन कह सकते हैं उछाल आ गया। यूरोप की जनसंख्या में आई उछाल के कारण जो लोगों की अपन कह सकते हैं कि दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग बढ़ी, और इसी मांग को पूरा करने के लिए या इसी मांग की पूर्ति करने के लिए उत्पादन बढ़ाया गया, जिससे नवीन धंधों का विकास हुआ। फिर जीवन स्तर में वृद्धि, यानी कि अब लोगों के जो रहन सहन था, लोगों का जो जीवन स्तर था, उसमें परिवर्तन हुआ, और इस परिवर्तन के कारण औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। फिर अपन देखते हैं शिक्षा का विकास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट। शिक्षा का विकास किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देता है। तो शिक्षा का विकास, यानी कि पुनर्जागरण के बाद यूरोप में धार्मिक शिक्षा के स्थान पर आधुनिक शिक्षा, अपने यही चर्चा की थी कि धर्म के स्थान पर विज्ञान, तो इसी बात में रखें कि धार्मिक शिक्षा, पहले पुनर्जागरण के पहले धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब व्यवहारिक या अपन कह सकते हैं आधुनिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा के स्थान पर अब आधुनिक शिक्षा दी जाने लगी। एवं जो अब एक यूरोप में एक पढ़ा लिखा वर्ग का उदय हुआ, यानी कि आधुनिक शिक्षा का उदय हुआ, जिससे यूरोप में एक पढ़ा लिखा आधुनिक वर्ग तैयार हुआ, और इस आधुनिक वर्ग ने अपनी जो आवश्यकताओं हैं, दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं, उनकी आपूर्ति के लिए नवीन वैज्ञानिक तकनीकी अपन कह सकते हैं कि विज्ञान और तकनीकी की ओर वो बढ़े, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग था, एक शिक्षित वर्ग था, और शिक्षित वर्ग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कह सकते हैं कि विज्ञान हो गया, तकनीक हो गया, ठीक है, इन के विकास पर इन्होंने बल दिया। तो अपन कह सकते हैं यही शिक्षा का विकास भी एक अच्छा खासा कारण रहा है औद्योगिक क्रांति का। अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कारण का पॉइंट, 5 पॉइंट अपने कर लिए हैं, अब एक साथ नहीं करेंगे, एक एक हेडिंग लगा करेंगे, पिछली बार थोड़ा गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट हमारा छठा पॉइंट है उपनिवेशों की स्थापना। यूरोप में उपनिवेशों की स्थापना ने किस प्रकार से इसके कारणों को बढ़ावा दिया। उपनिवेशों की स्थापना, अब देखो यूरोप में अनेक देशों में साम्राज्य जो विस्तार होता था, उसके लिए उपनिवेशों की स्थापना की गई, जिससे उन्हें कच्चा माल मिलना है, तैयार माल बिकना आसान हो गया। उपनिवेशों की स्थापना से कच्चा माल बिकना आसान हो, और जो तैयार माल है, जो विनिर्मित माल है, वो बिकना आसान हो गया, जिस कारण अधिक से अधिक धन की लालसा में लोगों ने धंधों, कह सकते हैं कि कच्चा माल मिला और तैयार माल बिका, तो लोगों में उद्योगों में उछाल आ गया। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, मतलब पॉइंट है, वो है कि संचार एवं परिवहन के साधनों का विकास।
संचार एवं परिवहन के साधनों का विकास। देखो यूरोप में 3 चीज़ें एक इम्पोर्टेंट, भाप इंजन हो गई, खनिज संसाधनों की खनिज संसाधनों की उपलब्धता और सस्ते कच्चे माल। की उपलब्धता। देखो संचार एवं परिवहन के साधनों का विकास, यूरोप में भाप इंजन बना और खनिज संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी और सस्ते जो कच्चा माल था उसकी भी उपलब्धता के कारण अपन कह सकते हैं फिर है हमारा कि अनुकूल परिस्थितियां। जैसे भौगोलिक परिस्थिति हो गई, ठीक है, खनिज संसाधन है, कच्चा माल मिला, ठीक है, नवीन जो उपनिवेश बने, इन सभी के कारण भी अनुकूल परिस्थितियां थी यूरोप में। इसी कारण नेक्स्ट वन है कि सस्ता मानव श्रम। अब इस समय क्या हुआ, लोग गांवों को छोड़कर शहरों की ओर बढ़ने लगे, पलायन करने लगे गांव से नगरों की ओर, जिस वजह से इसके कारखानों, उनके उद्योगों के एवं कारखानों को कुशल एवं कुशल श्रमिक मिलने लगे, जिसके कारण सस्ते एवं कुशल श्रमिक मिलने लगे और यही सस्ता मानव श्रम। फिर है फ्रांस की क्रांति का प्रभाव। फ्रांस की क्रांति ने किस प्रकार से प्रभाव, तो देखो नेपोलियन ने अपनी प्रजा या सभी को कह सकते हो युद्ध में झोंक दिया, जिसके कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो गई और इन बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति के लिए कोई ना कोई संसाधन ढूंढना पड़ा, सोर्स ढूंढना पड़ा जीवन को जीने के लिए, और जिससे समस्त बेरोजगारी, यूरोप में बेरोजगारी का प्रसार हुआ। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके प्रभाव।